अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है ये मैट्रिक्स से रिलेटेड है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखें, सबसे पहले मैंने लिखा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ये डेफिनेशन मैंने आपके बुक से लिखी है कि अ रेक्टेंगुलर एरे, एरे का मतलब होता है अरेंज करके लिखना, तरतीब से लिखना, कि अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज विद इन ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ रियल नंबर हो, मिसाल के तौर पे मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं। मेरे पास कुछ रियल नंबर्स हैं जैसे कि 0, 1, 3, 4, 7 और 9 कर लें। ये मेरे पास रियल नंबर्स हैं। अब इनको मैं एक ख़ास तरतीब से लिखता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने 1 लिखा, फिर थोड़े से डिस्टेंस पे मैं 0 लिख लेता हूँ और उसके बाद थोड़े से डिस्टेंस पे मैं 3 लिख लेता हूँ। तो ये मैंने जो पहले 3 रियल नंबर्स थे इनको मैंने इस लाइन में लिख दिया। अब ये जो रिमेनिंग 3 नंबर्स हैं इनको मैं दूसरी लाइन में लिखता हूँ और उनकी भी तरतीब इसी तरह रखता हूँ कि मैं 4 लिखूंगा, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस दे के 7 लिख लूँगा और फिर थोड़ा डिस्टेंस दे के मैं 9 लिख लेता हूँ। तो ये जो रिमेनिंग 3 नंबर है वो मैंने दूसरी लाइन में लिख दिया। अब ये जो रियल नंबर्स है इनको मैंने एक ख़ास तरतीब से लिख दिया, ठीक है, एक ख़ास तरीके से इनको अरेंज करके लिख दिया। अब इनको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूं, ठीक है। ये हमने इनको ब्रैकेट में इनक्लोज किया। तो ये जो मेरे पास तरतीब बनी है रियल नंबर्स की, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये जो पहला सेंटेंस है हमारा कि ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर इनक्लोज विद इन ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, के रियल नंबर को जब एक ख़ास तरतीब से लिखा जाए और उनको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया जाए तो ये जो हमने तरतीब से ये नंबर लिखे हैं इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक हो गया। और नेक्स्ट है इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और जो हम मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स को हमें फिर कोई ना कोई नाम देना होता है, किसी ना किसी नाम से उसको डिनोट करना होता है, उसको शो करना होता है। तो हम जो नाम यूज करते हैं मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए, मैट्रिक्स को शो करने के लिए, वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स यानी कि अंग्रेजी के जो बड़े हरूफ है वो नाम हम दे देते हैं। मसलन ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है तो इसको मैं डिनोट कर लेता हूं कैपिटल लेटर ए से, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और मैट्रिक्स है, इसमें 2, 4, 1 और 0 ये उसमें एंट्रीज है, ठीक है। और इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज करता हूं और इसको मैं डिनोट कर लेता हूं या शो कर लेता हूं इंग्लिश के कैपिटल लेटर बी से, ठीक है। तो इस तरह जो है हम मैट्रिक्स को इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स हैं या बड़े हरूफ है उनसे हम इनको शो किया करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई मैट्रिक की डेफिनेशन। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमारे लिए समझना ज़रूरी हैं और ये टर्मिनोलॉजीज मैं एक्सरसाइज में बार बार यूज़ करूँगा। अब देखें, सबसे पहले ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं इन मैट्रिक्स के अंदर इनको एंट्रीज बोलते हैं। ये एक नंबर, ये एक एंट्री है और एक से ज़्यादा नंबर ये इसकी एंट्रीज हो जाएंगी। एंट्री की जमा या प्लूरल एंट्रीज होती है, हम जानते हैं। तो ये जो रियल नंबर इसमें लिखे हुए हैं ये इस मैट्रिक्स ए की एंट्रीज हैं। इसी तरह मैट्रिक्स बी की ये वाली एंट्रीज हैं। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि जो हम नंबर्स लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनको क्या कहते हैं, एंट्रीज बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखें, ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें हमारे पास ये जो एंट्रीज लिखी हुई हैं ये इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर हम जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर एंट्रीज लिखी हुई हैं तो इसको रो बोलेंगे। ये अब इस मैट्रिक्स ए की रो है, ये इसकी पहली रो है और ये इसकी दूसरी रो है, ठीक है। तो दूसरा जो हम इसमें टर्म यूज करेंगे ये है रोज का, ठीक है, कि जो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन में एंट्रीज होती हैं, ठीक है, उनको रो बोलते हैं। तो देखें ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी ये रो 1 हो गई है, ठीक है। इसी तरह ये इसकी इस डायरेक्शन में अगर हम ये एंट्रीज देखें तो ये इसकी रो 2 हो गई है, ठीक है। ये रो 2 हो गई और ये रो 1 हो गई है। और इसी तरह जब आप वर्टिकल लाइन में इस तरह एंट्रीज को देखें ये वर्टिकल लाइन में 2 एंट्रीज हैं, ये 2 एंट्रीज भी वर्टिकल लाइन में हैं, ये भी। तो ये वर्टिकल लाइन में जब आप एंट्रीज को देखेंगे या वर्टिकल वे में एंट्रीज को लिखेंगे तो वो फिर मैट्रिक्स का कॉलम कहलाता है। ये मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ठीक है। तो इसका बोलेंगे हम कॉलम, ठीक है। तो फिर इस मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम हो गए, 1, 2, 3। तो ये इसका जो है कॉलम 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये फिर इसका कॉलम 2 हो गया और ये जो है इस मैट्रिक्स के लिए कॉलम 3 हो गया, ठीक है। अब अगर हम इस मैट्रिक्स बी की बात करें तो इसमें फिर ये इसकी रो 1 हो गई है, ठीक है।
और ये इसकी रो 2 हो गई। और फिर कॉलम की अगर बात करें तो ये इसका कॉलम 1 हो गया और ये वाला जो है इसका कॉलम 2 हो गया। तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम है, जबकि मैट्रिक्स ए में 2 रोज और 3 कॉलम है। ठीक हो गया। अब हम एक और डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ये मैंने डेफिनेशन आपके बुक से लिखी है कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। कि किसी भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, देखिए मसलन ये अब एक मैट्रिक्स ए है, इसमें कितनी रोज हैं? इसमें अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन में एंट्रीज देखें तो ये 1 और ये 2, इसमें 2 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं? अगर आप वर्टिकल लाइन में एंट्रीज देखें तो देखें ये 1, ये 2 और ये 3। तो अब इस मैट्रिक्स के लिए 2 रोज और 3 कॉलम हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 रोज और 3 कॉलम का होगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि इस मैट्रिक्स की 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हम किस तरह लिखेंगे? ऑर्डर लिखने का एक खास तरीका है, ये है इट इज रिटन एज के ऑर्डर को लिखा जाता है रोज बाय कॉलम। यानी कि पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखेंगे किसी भी मैट्रिक्स की, उसके बाद हम बाय लिखेंगे और फिर हम उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स ए के लिए ऑर्डर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? पहले मैं नंबर ऑफ रोज लिखूंगा। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2, 2 रोज है तो मैं लिखूंगा 2, उसके बाद मैं लिखूंगा बाय। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम यहां पर कितने हैं? 1 2 3 हैं, तो ये आ जाएगा 2/3। ये मैंने इस मैट्रिक्स ए के लिए ऑर्डर लिख दिया। अब मैट्रिक्स बी के लिए हम ऑर्डर लिखेंगे तो उसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में एंट्रीज देखें तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ये एक और आ रही है, 2 रोज हैं। और इसमें कॉलम कितने हैं? अगर आप वर्टिकल लाइन में एंट्रीज देखें तो ये 1 और ये 2, ये 2 हमारे पास कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स बी के लिए हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो इसका फिर ऑर्डर किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे 2/2, यानी कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। ठीक हो गया। और उसके बाद ये मैट्रिक्स सी है, इसके लिए हम ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है? ये 1 एक रो हो गई, ये 2 और ये 3 रोज हो गई। और कॉलम कितने हैं? कॉलम इसमें एक ही है। ठीक है, तो फिर इसका हम ऑर्डर किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे 3/1, यानी कि इस मैट्रिक्स सी में 3 रोज है और 1 कॉलम है। आप जब भी ऑर्डर लिखेंगे तो आपने पहले हमेशा रोज को लिखना है, कभी भी आपने कॉलम को पहले नहीं लिखना। अगर आपने कॉलम पहले लिख दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 1/3 लिखूंगा तो मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमेशा आपने रो को पहले लिखना है, उसके बाद कॉलम को लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और तरीका भी है ऑर्डर को लिखने के लिए। अगर आप कहीं पर देखें, मसलन अब इस मैट्रिक्स को हम इस तरह भी इसका ऑर्डर लिख सकते हैं कि 2/3, यानी कि इस मैट्रिक्स की 2 रोज हैं, 3 कॉलम है। इसी तरह ये मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हम लिख सकते हैं 2/2। ठीक है, इसका ऑर्डर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कहीं भी। इसी तरह ये जो सी है, इसके लिए फिर अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो इसका हम लिख सकते हैं 3/1। ठीक है, तो हम ऑर्डर को इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जो ये वाला पहले वाला पैटर्न है जो आपके बुक में दिया गया है, इसी को फॉलो करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमने ऑर्डर को भी डिफाइन कर दिया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं तो हमने इनका ऑर्डर बताना है। तो अभी आपको मैंने ऑर्डर के डेफिनेशन में बताया कि ऑर्डर हमें मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के बारे में बताता है। ठीक है, तो देखें अब ये मैट्रिक्स ए है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप देखें 1 और 2, 2 रोज हैं। और इसमें कॉलम कितने हैं? वर्टिकल लाइन अगर आप देखें 1 और 2, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो मैंने लिखा है मैट्रिक्स ए हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम। ठीक है, कि मैट्रिक्स ए में 2 रोज और 2 कॉलम है। तो फिर इसका हम ऑर्डर किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे सो इट्स ऑर्डर इज,
कि इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या होगा 2/2, यानी कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। ठीक हो गया। उसके बाद मैट्रिक्स बी है, इसमें नंबर ऑफ रोज देखें तो देखें इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये 1 और ये 2, 2 इसमें रोज हैं। और इसमें अगर आप कॉलम देखें या वर्टिकल लाइन देखें तो देखें ये 1 और ये 2, 2 ही कॉलम है। तो मैंने लिख दिया मैट्रिक्स बी हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम, कि मैट्रिक्स बी जो है उसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। सो इट्स ऑर्डर इज, तो फिर इसका हम ऑर्डर किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 2/2, यानी कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये मैट्रिक्स सी है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, देखें हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें एक ही है, ठीक है, इसकी रो एक है। और कॉलम कितने हैं, देखें वर्टिकल लाइन अगर हम देखें ये 1 और ये 2, 2 कॉलम है और एक रो है। तो इसका फिर हम लिखेंगे मैट्रिक्स सी हैज 1 रो, ठीक है, एंड 2 कॉलम, कि मैट्रिक्स सी के का एक रो और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हम किस तरह लिखेंगे, सो इट्स ऑर्डर इज 1/2, यानी कि एक रो है और 2 कॉलम है। आपने हमेशा रो को पहले लिखना है और कॉलम को बाद में लिखना है। अगर आप कॉलम को पहले लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक हो। उसके बाद ये मैट्रिक्स डी है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, देखें 1, 2 और 3, 3 रोज हैं और कॉलम इसमें एक ही है, यानी कि वर्टिकल लाइन अगर आप देखें तो ये एक ही है। तो इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 1 कॉलम है। तो मैंने लिख दिया मैट्रिक्स डी हैज 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो अब इसका फिर ऑर्डर हम किस तरह लिखेंगे, सो इट्स ऑर्डर इज 3/1, पहले मैंने रोज लिखी उसके बाद मैंने कॉलम लिख लिया। ठीक हो गया। उसके बाद ये मैट्रिक्स ई है, इसमें नंबर ऑफ रोज अगर देखें तो ये 1, 2 और 3, 3 रोज हैं और कॉलम अगर देखें तो देखें ये 1 और ये 2, 2 कॉलम है। तो मैंने लिखा है मैट्रिक्स ई हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम। और इसका ऑर्डर फिर किस तरह लिखेंगे, सो इट्स ऑर्डर इज 3/2, पहले मैंने नंबर ऑफ रोज लिखी उसके बाद मैंने कॉलम लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद ये मैट्रिक्स एफ है, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है। तो मैंने लिखा कि मैट्रिक्स एफ हैज 1 रो एंड 1 कॉलम। तो इसका फिर ऑर्डर हम किस तरह लिखेंगे, सो इट्स ऑर्डर इज 1/1, 1 रो है और 1 कॉलम है। ठीक हो गया। उसके बाद ये मैट्रिक्स जी है, इसमें नंबर ऑफ रोज देखें 1, 2 और 3, 3 रोज हैं और कॉलम 1, 2 और 3, 3 कॉलम है। तो मैंने लिख दिया मैट्रिक्स जी है 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो अब इसका हम फिर ऑर्डर किस तरह लिखेंगे, सो इट्स ऑर्डर इज 3/3, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। उसके बाद मैट्रिक्स एच है, इसमें नंबर ऑफ रोज या हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आप एंट्रीज देखें तो ये 1 और ये 2, 2 रोज हैं। और अगर इसमें कॉलम देखें यानी कि वर्टिकल लाइन में अगर आप एंट्रीज देखें तो देखें ये 1, ये 2 और ये 3, 3 कॉलम है। तो मैंने लिख दिया मैट्रिक्स एच हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो इसका फिर हम ऑर्डर किस तरह लिखेंगे, सो इट्स ऑर्डर इज 2/3, यानी कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इक्वल मैट्रिसेस के बारे में है। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस किसको कहते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखें ये मैंने लिखा है इक्वल मैट्रिसेस, मैट्रिसेस मैट्रिक्स की जमा है। ठीक है, मैट्रिक्स वाहिद है और मैट्रिसेस जमा है, प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स की। ठीक हो गया। तो इक्वल मैट्रिसेस किसको कहते हैं, हम एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा है कि लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस। ठीक है, हम फर्ज करते हैं कि ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। तो फिर जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल होगा इफ, अगर ये 2 शराइत अगर पूरी हों तो फिर मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल होगा। पहली शर्त क्या है, द ऑर्डर ऑफ ए, जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए द ऑर्डर ऑफ बी, जो मैट्रिक्स बी है उसके ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए, यानी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक हो गया। और उसके बाद दूसरी जो शर्त है, देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले देखें, हम ये एग्जांपल हमारे पास लिखी हुई है 2 मैट्रिसेस हैं, इनका हम ऑर्डर देखते हैं। तो अब देखें ये मैट्रिक्स ए है, इसका अगर मैं ऑर्डर देखूं, अभी हमने ऑर्डर की डिटेल देखी थी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को ऑर्डर से शो किया जाता है। ठीक है, तो देखें इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज या हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, ये 1 और
2 दो रोज हैं तो मैं लिखूंगा 2, ठीक है। ऑर्डर लिखने का तरीका आपको मैंने बताया था कि आप इस तरह पहले रोज लिखते हैं, उसके बाद आप बाय लिखते हैं और उसके बाद कॉलम लिखते हैं। अब कॉलम कितने हैं इस मैट्रिक्स में, या वर्टिकल लाइंस कितनी है, ये 1 और 2, दो कॉलम है तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 2। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये 2 by 2 है, दो रोज है दो कॉलम है। और ये मैट्रिक्स बी जो है इसका अगर मैं ऑर्डर देखूं तो देखें इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 दो रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 दो कॉलम हैं। तो इसका भी जो ऑर्डर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 by 2, दो रोज हो गई और दो कॉलम हो गए। तो ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं इनका ऑर्डर तो सेम हो गया, यानी कि जो पहली कंडीशन है वो पूरी हो गई, पहली शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त है देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखिए कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती है, ये मसलन मेरे पास मैट्रिक्स ए है, इसकी ये जो पहली पोजीशन पे एंट्री आ रही है इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री मैट्रिक्स बी में यही पहली पोजीशन में जो एंट्री आ रही है यही वाली होगी, ठीक है। इसी तरह मसलन ये मेरे पास मैट्रिक्स ए की एंट्री है, अब ये पहले वाले रो की दूसरी एंट्री है, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री है, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स बी में कौन सी होगी, फर्स्ट रो की सेकंड वाली एंट्री, ठीक है। इसी तरह मसलन ये मैं एक एंट्री देखता हूं, अब ये इस मैट्रिक्स ए की सेकंड रो की सेकंड एंट्री है, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैट्रिक्स बी में कौन सी होगी, सेकंड रो की सेकंड एंट्री। तो ये जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं ये भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब ही दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। तो देखें अगर आप मैट्रिक्स ए को देखें इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट एंट्री इक्वल है मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री के। इसी तरह फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री ये इक्वल है मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री के। इसी तरह ये वाली एंट्री भी देखें सेम है और ये वाली कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम है, यानी कि दोनों मैट्रिसेस की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू बी, यानी कि मैट्रिक्स A इक्वल है मैट्रिक्स B के। अब ये मैंने एक और एग्जांपल लिखी है, यहां पर मैट्रिक्स D है, इसका अगर मैं ऑर्डर लिखता हूं तो देखें इसमें दो रोज हैं और दो ही कॉलम हैं। तो अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा तो ये 2 by 2 हो जाएगा, 2 रोज हो गई और 2 कॉलम, ठीक है। इसी तरह ये मैट्रिक्स डी को देखें, इसका भी ऑर्डर अगर देखें दो रोज और दो ही कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर 2 by 2 ही हम लिखेंगे, ठीक हो गया। अब ऑर्डर तो इनका सेम है, अब इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगर आप देखें फर्स्ट एंट्री और यहां पर फर्स्ट एंट्री कोरिस्पॉन्डिंग जो है वो सेम है। इसी तरह ये दूसरी वाली एंट्री और इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये दूसरी वाली एंट्री भी सेम है। इसी तरह ये तीसरी वाली एंट्री और इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री जो ये वाली है ये भी सेम है। लेकिन ये चौथी एंट्री अगर आप देखते हैं इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री अगर यहां पर आप देखते हैं तो ये आपस में सेम नहीं है, यहां पर -1 है, यहां पर +1 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो फिर ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं होंगी, ठीक हो गया। इनका ऑर्डर तो सेम है लेकिन कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। तो हम लिखेंगे कि जो मैट्रिक्स सी है ये इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स डी, ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल होने के लिए दोनों शराइत का पूरा होना जरूरी है, ऑर्डर भी उनका सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का, और दोनों की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब ही दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये नीचे हमें कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं तो हमने देखना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, आपस में बराबर हैं। तो देखें उससे पहले हम ये करते हैं कि इसमें कुछ मैट्रिसेस अगर आप देखें जैसे ये मैट्रिक्स सी है, जी है, आई है या जे है, ये अनसॉल्व हैं, हलशुदा नहीं है। तो हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो देखें इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 5 - 2, यह आ जाएगा 3। यह हमने मैट्रिक्स सी को सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर ये मैट्रिक्स जी देखें तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा और 3 + 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मैट्रिक्स जी को भी सॉल्व कर दिया। उसके बाद ये मैट्रिक्स आई को भी सॉल्व करते हैं, तो देखें ये तो आ जाएगा 3 और ये 3 + 2 ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमने मैट्रिक्स आई को भी सॉल्व कर लिया। और मैट्रिक्स जे है इसको भी सॉल्व करते हैं, तो देखें ये हो जाएगा जो पहली एंट्री है 2 + 2 ये हो जाएगा 4,
ये दूसरी जो एंट्री है 2 - 2 ये हो जाएगा 0, और 2 + 4 ये हो जाएगा 6, और 2 + 0 ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं कि कौन से वाला मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो अगर हम मैट्रिक्स ए को देखें तो देखें, मैंने आपको मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए दो शराइत बताई थी, जब मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो एक तो हमने उनका ऑर्डर देखना है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा उनमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज उनकी सेम होनी चाहिए। तो देखें, ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है, इसमें एक रो है एक कॉलम है, और ये मैट्रिक्स सी को भी देखें, ये भी इसमें भी एक रो और एक कॉलम है। तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स ए और सी है ये आपस में इक्वल है। तो मैं लिखूंगा, मैं ए लिख लेता हूं, ठीक है। ए ये आ गया मैट्रिसेस, मैट्रिक्स की जमा मैट्रिसेस होता है, हम जानते हैं प्लूरल जो है, प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिसेस है, ठीक है। मैट्रिसेस ए एंड सी आर इक्वल, ठीक है, कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं ए और सी ये आपस में इक्वल है। तो हम लिख लेंगे A इज इक्वल टू C। तो ये हमने इस मैट्रिक्स A और C को सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैट्रिक्स B है, तो मैट्रिक्स B को अगर आप देखें ये मैट्रिक्स I के इक्वल आ रहा है। इनका जो ऑर्डर है वो सेम है। देखें, मैट्रिक्स बी में भी नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। इसी तरह मैट्रिक्स आई में भी नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। एक तो इनका ऑर्डर सेम हो गया, दूसरा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। देखें, इसकी पहली वाली एंट्री 3 है तो यहाँ पर भी एंट्री पहली वाली 3 है, यहाँ पर दूसरी वाली एंट्री 5 है तो यहाँ पर भी 5 है। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स बी और सी आपस में इक्वल है। तो मैं लिख लूंगा बी और मैट्रिसेस B and I are equal, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा कि B is equal to I, ठीक है। तो ये हमने इस मैट्रिक्स B और I को सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैट्रिक्स D है, तो मैट्रिक्स D को अगर आप देखें तो इसके इक्वल कोई भी यहां पर मैट्रिक्स नहीं आ रहा। देखें, अगर आप ये मैट्रिक्स बी और आई को देखें तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर तो इसके बराबर आ रहा है। दोनों के में नंबर ऑफ रो 1 और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। इसी तरह डी को अगर देखें इसमें भी नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस का इस मैट्रिक्स डी के साथ ऑर्डर तो सेम आ रहा है, लेकिन इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। क्योंकि बी और आई को देखें, इनकी पहली वाली एंट्री 3 है जबकि डी की पहली वाली एंट्री 5 है। तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स डी है ये किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद ये मैट्रिक्स ई को अगर आप देखें, मैट्रिक्स ई, एच और जे ये आपस में इक्वल हैं। देखें, इनके ऑर्डर भी सेम है। तीनों मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम 2-2 है, ठीक हो गया। और तीनों की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। आप देख लीजिए, सब में सेम एंट्रीज हैं। तो इसका मतलब है कि ये ई, एच और जे आपस में इक्वल हैं। तो मैं लिखूंगा सी। अब मैट्रिसेस E, H and J आर इक्वल, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि E इक्वल है H के और H इक्वल है J के। ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। तो हमने ये मैट्रिक्स E, एच और जे को भी सॉल्व कर लिया। पीछे हमारे पास ये मैट्रिक्स एफ है, ठीक है। तो अगर आप मैट्रिक्स एफ को देखें, ये और मैट्रिक्स जी ये आपस में इक्वल हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। दोनों में नंबर ऑफ रोज 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें, जी में भी नंबर ऑफ रोज 2 है और एफ में नंबर ऑफ कॉलम 1 है, जी में भी नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इसकी पहली वाली एंट्री 2 है तो यहाँ जी की भी पहली वाली एंट्री 2 है। इसी तरह एफ की पहली वाली एंट्री 6 है, यहाँ पर भी पहली वाली एंट्री 6 है। इसका मतलब है कि एफ और जी मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो मैं लिखूंगा, ये डी हो गया हमारे लिए। मैट्रिसेस जिस तरह के मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है, मैट्रिक्स वाहिद है और मैट्रिसेस जमा है, ठीक हो गया। तो मैट्रिसेस एफ एंड
जी आर इक्वल। ठीक हो गया, ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, तो मैं लिख लूंगा F इज इक्वल टू जी। तो हमने ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनको भी सॉल्व कर लिया। इस तरह हमारा ये सारे मैट्रिसेस को हमने सॉल्व कर लिया, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, और है भी बहुत इजी, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की इसमें कैलकुलेशन नहीं है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है, ठीक है, तो हमने ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, और हमारे पास जब ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी तो वो वैल्यूज अगर हम यहाँ इन दोनों मैट्रिसेस में पुट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ठीक हो गया, तो देखें इसका सॉल्यूशन है। अब ये दोनों मैट्रिसेस हमें बताया गया कि इक्वल हैं, देखें दोनों के दरमियान इक्वल का साइन डाला गया है, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स के। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एज, चूंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दो कंडीशन बताई थी। एक तो उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है, यानी कि उनके जो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, तो देखें अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है इसमें कितनी रोज हैं, ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हम देखें तो ये 1 और 2 दो रोज हैं, और इसके कॉलम कितने हैं, वर्टिकल लाइन अगर आप देखें तो ये 1 और ये 2 दो कॉलम है, दो रोज हैं दो कॉलम हैं, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है। ठीक हो गया, इसी तरह अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो उसमें रोज कितनी है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो ये 1 और ये 2, ये दो रोज हो गई, और कॉलम कितने हैं, वर्टिकल लाइन देखें तो देखें ये 1 और ये 2 दो कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स की भी दो रोज और दो कॉलम है, यानी कि इसका भी जो ऑर्डर है वो 2/2 है। तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर तो सेम हो गया। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास एंट्री है इस पहले वाले मैट्रिक्स की, ये वाली एंट्री किसके इक्वल होगी, इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बन रही है इस मैट्रिक्स में ये 0 बन रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाली एंट्री जो है इस एंट्री के इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा सो कि चूंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी, तो मैं लिखता हूं कि ए प्लस सी ये इक्वल होगी इसके 0 के। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास ये जो दूसरी एंट्री है इस मैट्रिक्स की जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये है ए प्लस 2b। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी बन रही है, ये देखें, ये इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री है, तो इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री कौन सी बन रही है, -7 है। इसका मतलब है कि ये -7 के इक्वल होगी ये वाली कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री। इसी तरह ये वाली एंट्री अगर मैं लेता हूं तो ये आ जाएगी C-1। अब C-1 इस एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स में कौन सी है, ये 3 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री है और यहां पर भी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री कौन सी है, 3 है, तो इसको हम इक्वल रख लेंगे 3 के। ठीक हो गया, उसके बाद ये लास्ट वाली एंट्री हम लेते हैं, ये आ गया 4d -6 इज इक्वल टू, अब ये एंट्री इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी वाली है, ये 2d है, क्योंकि ये सेकंड लाइन की सेकंड एंट्री है, तो ये सेकंड लाइन की सेकंड एंट्री यही वाली आ जाती है, 2d आ जाती है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 2d। तो ये मैंने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को लिख दिया। ठीक हो गया, अब ये जो मेरे पास इक्वेशंस आई हैं इनको मैं नंबर्स दे देता हूं, ये इसको मैं नंबर 1 कर लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। हमने इन सारी इक्वेशंस को नंबर दे दिए। अब देखें हमें ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले अगर ये इक्वेशन 3 देखें यहां से हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, जो 3 नंबर इक्वेशन है उससे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, यह है C-1 इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया, अब देखें मुझे C की वैल्यू चाहिए तो C को मैं एक तरफ रखता हूं
और इस -1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 3 के साथ प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये जो c की वैल्यू आई है इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा पुटिंग the value of C in इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, पहले हम लिख लेते हैं। ये है a + c इज इक्वल टू 0। तो अब c की जगह आप c की वैल्यू पुट कर लें, यह आ जाएगा a + 4 इज इक्वल टू 0। c की जगह मैंने ये इसकी वैल्यू 4 पुट कर ली। तो अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a को आप एक साइड पर रखें और इस 4 को दूसरी तरफ लेके जाएं, तो यहां पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास a की वैल्यू है, तो अगर इस इक्वेशन नंबर 2 में मैं a की वैल्यू पुट करूं तो मुझे यहां पर b की वैल्यू मिल सकती है। तो मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 पहले हम लिख लेते हैं। ये है a + 2b इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब आप a की वैल्यू पुट कर लें। a की जगह आ जाएगा -4 + 2b इज इक्वल टू -7। अब हम 2b को एक तरफ रखते हैं और -4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहां पर ये -4 है, दूसरी तरफ जाके ये +4 हो जाएगा। ठीक है, इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 7 में से 4 माइनस करें तो 3 आता है और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि ये माइनस का साइन हम पुट कर लेंगे जो 7 के साथ है। ठीक है, ये हो गया। अब हम b को एक तरफ रखते हैं और इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 2 यहां पर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये -3 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है, लेकिन आपके बुक में जो b की वैल्यू है वो डेसिमल नंबर में दी गई है, अशारिये के नंबर में दी गई है। तो हम भी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अशारिये के नंबर में। तो मैं 3 पे डिवाइड करूंगा 2 को, तो ये आ जाता है 2 × 1 = 2। ठीक है, माइनस करें, रिमाइंडर 1 आ गया। अब ये 1 2 से छोटा है तो एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 यहां पर ऐड करना पड़ेगा और आपको आंसर में डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आप 2 जो है 10 पे डिवाइड होता है 5 टाइम, तो 2 5 दा 10 हो जाता है, माइनस करें, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, जब हमने 3 पे 2 को डिवाइड कर दिया तो 1.5 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये हो जाएगा -1.5। तो ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो d की वैल्यू के लिए हम ये जो इक्वेशन 4 है इसको यूज करते हैं। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब पहले इक्वेशन हम लिखते हैं। ये है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, अब आप इस 6 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा 4d इज इक्वल टू, ये 6 दूसरी तरफ जाएगा तो यहां पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 2d के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2d को आप इस तरफ ले आएं, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आएं, तो ये आ जाएगा 4d और माइनस ये 2d यहां पर प्लस है तो दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। जब भी टर्म के साथ कोई साइन नहीं लिखा होता हम जानते हैं कि उसके साथ फिर साइन कौन सा होता है, प्लस का साइन होता है। तो यहां पर ये +2d है, दूसरी तरफ आके ये -2d हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 6। तो अब 4d में से 2d माइनस करेंगे तो पीछे आपके पास 2d रहेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 6। अब आप d को एक तरफ रखें क्योंकि d की वैल्यू में मालूम करनी है और इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, दूसरी तरफ जाके ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और अब आप ये 2 1 दा 2 और 2 3 दा 6 हो जाता है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो ये हमारे पास e b c और d की वैल्यू आ गई है। तो मैं लिख लूंगा
सो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए इज इक्वल टू ये है -4, बी की वैल्यू हमारे पास आई है -1.5 और सी की वैल्यू हमारे पास आई है +4, ये मैंने लिख दी, और डी की वैल्यू एंड डी इज इक्वल टू, ये मेरे पास वैल्यू आई है 3। तो ये हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमने इसे आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी कि जब ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है, वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए पहले से मैंने इसको यहाँ पर मैंने दोनों मैट्रिसेस में ए बी सी और डी की वैल्यूज पुट की। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप अगर थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करेंगे तो आपको इसकी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। तो देखें जब मैंने वैल्यूज पुट की उसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला मैट्रिक्स आ गया और राइट हैंड साइड पे ये वाला मैट्रिक्स आ गया, जो कि दोनों इक्वल है। देखें दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। ठीक हो गया, तो ये जब हमने ये वाली वैल्यूज पुट की ए बी सी डी की, ठीक है, ये वाली जो वैल्यूज हमने पुट की तो हमारे दोनों तरफ जो मैट्रिसेस है वो इक्वल आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इन्होंने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर दिया। ठीक हो गया, बहरहाल आपने यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।